हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें से प्लानिंग पढ़ चुके हैं, थिंकर्स पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो क्लास पड़ी हुई है ऑनलाइन, जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से। हम लोग पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन। जानते हैं प्लानिंग हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है मैनेजमेंट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शंस, उसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हम लोग को आज पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। देखिए, संगठन के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, लेकिन 3 कॉन्सेप्ट्स के द्वारा हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज हर्ड कॉन्सेप्ट। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में द हर्ड कॉन्सेप्ट। देखिए, हर्ड कॉन्सेप्ट का बेसिक कंक्लूजन ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति आते हैं वर्क करने के लिए, जो ग्रुप्स आते हैं, वह कोई रूल्स को ध्यान में रखते हैं, पनिशमेंट दिया जाता है, ओके, या कोई कोहेरेंस में दबाव या थ्रेट, ऐसे कह सकते हैं, थ्रेट्स के द्वारा कार्य कराया जा सकता है। जैसे ये सब कब होता होगा? जब प्राचीन काल चल रहा होगा, राजा महाराजा का शासन चल रहा होगा, तो वहां पर चीजें ऐसे ही होंगी कि जो राजा रूल बना देता होगा वैसे ही वर्क करना है। नहीं काम करेंगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको थ्रेट्स दिया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। तो बताया जाए कि संगठन में ऐसे लोग वर्क करते हैं कि कुछ रूल्स होंगे, कुछ पनिशमेंट होंगी, कुछ थ्रेट्स होंगे, जिसके आधार पर बिहाफ पे हम लोग वर्क करते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? पर्सन टू पर्सन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो वर्क करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पावर जो है या तो ऊपर लेवल डिस्ट्रीब्यूट करेगा या ऊपर में दे देगा। इसके आधार पर ये चीजें कंक्लूड की जाती हैं कि पर्सन टू पर्सन रिलेशंस देखा जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन का क्या रिलेशंस है। और ग्रुप्स कॉन्सेप्ट मीन्स कि ग्रुप्स के आधार पर कि पावर या तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल या तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा या तो वर्टिकल होगा। इसके आधार पर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, व्यक्ति से व्यक्ति, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से क्या संबंध होगा, इस प्रकार से चीजों को देखते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट है बेसिक चीजें जानने के लिए कि इसी प्रकार से स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा होगा। देखिए, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली बात ऐसे समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी स्टूडेंट, इस जो मैं कहने वाला हूँ इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि वही स्टूडेंट सबसे अच्छा है जो कि कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समझ ले उसकी आवश्यकता क्यों है। अगर आपको पता चल जाएगा कि इसकी आवश्यकता हम इसलिए पढ़ रहे हैं, तो आपको आधे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर रहेंगे। तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति, जानते हैं कि एक संस्था में काम करता है तो हजारों व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, और हजारों काम होता है, हजारों मशीन्स होती हैं, हजारों टूल्स होते हैं, हजारों कंप्यूटर्स होते हैं, उस पर वर्क कर रहे होते हैं। उसी में रिलेशन स्थापित करना है, इसीलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लान बना चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करना है कि कौन से संसाधन पर कौन व्यक्ति काम करेगा, इसीलिए हम लोग ला रहे हैं कि उसका अधिकार क्या होगा, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 चीजों को देखा जाता है। फर्स्ट में क्या होगा, ऐसे समझिए, पीपल, टास्क, एक्टिविटीज, ओके। तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज द पीपल, टास्क एंड एक्चुअल एक्टिविटीज रिलेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन लोग क्या डिसाइड कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, उसकी एक्टिविटी क्या होगी। दूसरे शब्दों का कह सकते हैं, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन इज द हार्मनी रिलेशन बिटवीन पीपल टू पीपल, पीपल टू डिपार्टमेंट, पीपल टू मशीन, पीपल टू एक्टिविटी। इसको डिसाइड करना ही ऑर्गेनाइजेशन है। और किसके पास कितना अधिकार होगा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट डिसाइड इन दिस चैप्टर। क्योंकि जब आप किसी को काम करने के लिए बोलेंगे तो उसके पास पर्याप्त अधिकार होना चाहिए, तभी आप मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे काम को। आप जानते भी हैं कि किसी से आप कोई काम करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास अधिकार नहीं होगा
तो क्या काम करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि पीपल को एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है ये पता हो, एक कार्य का दूसरे से क्या कार्य हो, एक एक्टिविटी का, या एक लोगों का इस चीज से क्या संबंध हो, या दूसरे का इस चीज से क्या संबंध हो, यही डिसाइड किया जाता है। इसका बेसिक डिफरेंस समझिए। इसमें देखें प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, सभी कुछ चीजें प्राइवेटाइजेशन हो रही होंगी, ये हो रही हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी चाहे रेलवे ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर रेलवे आज सरकार बोले घाटे में चल रही है या जो भी कुछ कहिए, हमको तो आज से समझ में नहीं आया कि यहाँ टिकट नहीं मिलता फिर भी रेलवे घाटा में क्यों चलती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, खुद आप अनुभव कर रहे होंगे। आप एक टिकट आज जाकर कटा के देख लीजिए, पता चल जाएगा टिकट 4 महीने पहले 3 महीने से बुक है, और रेलवे बोलती है फिर भी हम घाटा में चल रहे हैं। पता नहीं कौन सा चल रहा है, मालगाड़ी दौड़ी रही है, पैसेंजर गाड़ी में जगह ही नहीं है, फिर भी पता नहीं कि ज़्यादा ही डिब्बा लगा दो, सबको भेजो एक ही बार में, नहीं फायदा हो रहा है तो। लेकिन फिर भी मान लीजिए लिमिट करते हैं इसको, पॉइंट पर आते हैं। फिर भी मान लीजिए कि नुकसान में चल ही रहा है फॉर एग्जांपल, या सबसे नहीं है तो सरकारी स्कूल ले लीजिए, गांव का सरकारी स्कूल लीजिए। गांव का सरकारी स्कूल जानते हैं पढ़ाई नहीं हो रही है, ये देश के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत एक टेंशनेबल क्षेत्र हो चुका है, जो कि यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे मतलब सब लोग जान रहे होंगे, आप भी जान रहे होंगे क्या स्थिति चल रही है। आप ये से सोचिए कि उसको प्राइवेट को दे दिया जाए, सपोज दैट अगर प्राइवेट के दे दिया जाएगा तो क्या होगा? देखिए टीचर भी वही होंगे, स्टूडेंट भी वही होंगे, क्लास भी वही होगा, सब कुछ वही होगा, फिर भी प्राइवेट जो चीजें लेकर के आएगा दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या लेकर आएगा? डिसिप्लिन, रूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लोगों का दूसरे लोगों से। जैसे सरकारी में क्या होता है, वो नहीं सर आए हैं क्लास नहीं चलेगी, जैसे हम लोग खुद ही करते हैं, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन अगर प्राइवेट में होते तो ऐसा होता है, जब हम लोग भी पढ़ रहे होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो कोई क्लास देखिए खाली नहीं होती है, सब क्लास डेली चलती हैं। 8 पीरियड है, 8 पीरियड डेली चलेगा। लेकिन वही गवर्नमेंट में नहीं चलती है, क्योंकि रिलेशन जो है ना वो गलत है, जो लोगों के बीच सब्जेक्ट के बीच संबंध है वो गलत है। जबकि वही रिलेशन लेकर चला आएगा कि नहीं आप नहीं पढ़ाते हैं तो भी आज क्लास खाई नहीं जाएगा, जाइए कुछ बताइए बच्चों को, ये प्राइवेट ही कह सकता है। और ये रिलेशन को लाना ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या ला रहा होगा कि डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, उसको कैसे चलाया जाए, किसके पास सस्पेंड करने का अधिकार है, हम सस्पेंड कर पाएंगे कि तुमको नहीं कर पाएंगे, सब कुछ अधिकार लेकर आएगा वो। और वही अधिकार के द्वारा देखिए तुरंत चेंज हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, वो देर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो रिलेशन है, जैसे उसके रिलेशन से समझिए, एक SBI के ले लीजिए बैंक में, चाहे BSNL ले लीजिए, एक ICICI बैंक ले जाइए। ICICI बैंक में जाएंगे तो सामने पूछ लेंगे तुरंत कि क्या काम है सर, और SBI में जो काम कर रहे हैं उससे पूछेंगे तो कह देगा कि उस काउंटर पर जाइए। ये समझिए, खुद आप जान रहे होंगे कि आप SBI में चले जाइए और एक ICICI बैंक में चले जाइए, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति भी वही है, अकाउंट भी वही है, काम भी वही है, लेकिन एक जगह रिलेशन अच्छा चल रहा है, कस्टमर और जो भी वहाँ सर्विस करने वाले लोग हैं, एक जगह डिस्टर्ब चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहीं पे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहाँ कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन का ठीक नहीं है, इसलिए हो रहा है। जहाँ पे वर्किंग कंडीशन, कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन का वह अच्छा है, वहाँ पर डेफिनेटली अच्छा वर्क हो रहा है। ये चीज़ें आप लोग अब समझ गए होंगे, बेसिक चीज़ें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कौन किसको आदेश देगा, कौन डिसीजंस लेगा, कौन निर्णय लेगा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए 2 तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल एंड दैट इज सेकेंड इज मॉडर्न। तो इस क्लास में हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो आप लोग को देखना अच्छा भी नहीं लगेगा थोड़ा, तो इसलिए फर्स्ट देखते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिकल थ्योरीज कौन कौन सी है जो ट्रेडिशनल कही जाती हैं, परंपरावादी। देखिए इसमें फर्स्ट है लॉ इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लॉ इन ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले एक बात समझिए तो आप समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए
कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट कौन सा है, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक ये तो चीज़ें याद आ गई होंगी। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, उस इंस्टीट्यूशंस में जो भी वर्क हो रहे होते हैं उसमें कुछ हायरकी होती है वर्क करने की। जैसे मान लीजिए हम ले लें मैनेजर वाली हायरकी, तो सबसे बड़ा ऊपर कौन है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स, उससे नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे ले लीजिए। इसके नीचे मान लीजिए सीईओ है कोई, उसके नीचे मान लीजिए जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स, ये सेल्स हो गया, ये फाइनेंस हो गया, ये एडवर्टीजमेंट हो गया, मान लीजिए ये एचआर डिपार्टमेंट हो गया, कुछ भी, ये डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होंगे। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। ओके, अब क्या होगा, इसके नीचे सभी के नीचे क्या होंगे, सुपरवाइजर और वर्कर, सभी के नीचे होंगे सुपरवाइजर एंड इसके नीचे वर्कर, सभी के नीचे ऐसा होगा सुपरवाइजर वर्कर, सुपरवाइजर वर्कर, सुपरवाइजर वर्कर, ऐसे होंगे। ये हायरकी है किसी भी डिपार्टमेंट में। जैसे कोई सरकारी चल रही है, मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सब सचिव हैं, उसके बाद जो आईजी हैं, पुल एसपी है, डीएम है, ये सब हायरकी है ना। डीएम के एसपी के है, एसपी के नीचे डिप्टी एसपी है, डिप्टी एसपी नीचे के इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, ये सब हायरकी है। उसी हायरकी की यहाँ बात की जा रही है कि यदि कोई हायरकी में राइट ऑर्डर, ऐसे समझिए ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है ऐसे आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिट, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होगी, उससे कम इनसे, इनके इनके से धीरे धीरे जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती चलेगी, लेकिन अधिकार ट्रांसफर होता चला जाता है, राइट। अब क्या है कि जब अधिकार एक ही व्यक्ति के पास हो एक लाइन में, तो दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यक्ति है वहीं सब कुछ लेगा, वहीं उसके पास अधिकार है डिसीजंस लेने का, कोई भी निर्णय लेगा वहीं लेगा। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये जानते हैं कहाँ पर यूज हो रहा होगा, जो छोटे चीज़ें होंगी, जहाँ पे छोटी कंपनी होगी, छोटा इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ पे यूज होगा। इसका और क्या होगा कि सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस होंगे बहुत फास्ट होंगे, क्विक लिए जा रहे होंगे डिसीजंस, और कोई भी डिसीजंस लेने में बहुत देरी नहीं लग रही होगी, वो इमीडिएटली ली जा चुकी होगी, बहुत क्विकली ले सकते हैं, बहुत चीज़ों को ध्यान में रख कर ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए सीईओ है, फॉर एग्जांपल सीईओ मान लीजिए कि आईटी के इंजीनियर है, फॉर एग्जांपल, जानते सीईओ तो बन ही सकता है, ये आईटी से है। आप जानते हैं कि जो कंपनी है, हो सकता है आईटी की ही हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आईटी के इंजीनियर है तो आईटी की ही कंपनी हो, लेकिन क्या आईटी की कंपनी में केवल आईटी से काम चलेगा? कोई भी कंपनी में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ फाइनेंस से भी मैनेजर चाहिए, कोई टेक्निकल मैनेजर भी चाहिए, कोई लॉ से एलएलबी टाइप का वाले भी चाहिए, जो कि कोई रूल रेगुलेशन भी बता पाए देश के बारे में, सिस्टम के बारे में, कॉपीराइट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बता पाए। या कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन मैनेजर भी होना चाहिए, कोई क्वालिटी वाला है तो क्वालिटी से रिलेटेड जो फूड साइंस से करते हैं लोग उनको भी चाहिए यहाँ पे, एटसेट्रा। ये सब जैसे अकाउंट है तो अकाउंट वाला भी चाहिए, कॉमर्स वाले रहें अकाउंट देखें। ये सब क्या ये आईटी वाला कर पाएगा या उसका डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। हालांकि वो सब नीचे होते हैं नो डाउट, बट डिसीजंस लेना हो फाइनेंस से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, तो क्या आईटी के ले सकता है इंजीनियर? नो। इसलिए हो सकता है कि इसके साथ प्रॉब्लम आ जाए लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कि सीईओ को डिसीजन लेना था, आईटी का था, और फाइनेंस का डिसीजन लेना था, कैसे ले? ये होगा तो हो सकता है कि एक्यूरेट ना डिसीजन हो। इस सब चीज़ों के कारण ही ये डिमेरिट इसकी है। इसी डिमेरिट्स को फाइंड आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, स्टाफ मीन्स कि सीईओ के पास एक स्टाफ रख दीजिए, ऐसे समझिए, एड एंड एडवाइज, एड एंड एडवाइज, सहायता एवं सलाह देने के लिए स्टाफ होगा। स्टाफ का काम क्या है? सहायता एवं सलाह देना, ओनली ध्यान रखना है, सहायता
एवं सलाह देने के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। अब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एलएलबी किया है, सीएस जिसको कहा कंपनी सेक्रेटरी नियुक्ति कर दी गई, कोई मान लीजिए कि फाइनेंस का जानकार था उसको कर दिया गया, या कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड जानता था, क्वालिटी से रिलेटेड उसको कर दिया गया। अब क्या होगा कि 3-4 लोग इसको अच्छा जानकारी देंगे कि कोई डिसीजन लेना होगा, मान लीजिए फाइनेंस रिलेटेड तो फाइनेंस वाला सलाह दे देगा, यदि मान लीजिए कि कोई नियम कानून से रिलेटेड सलाह देनी होगी सीएस वाला दे देगा, कोई मान लीजिए कि प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वालिटी में डिस्टर्बेंस आ रही है, कॉस्ट में डिफरेंस आ रही है डिफरेंस, तो प्रोडक्शन वाला दे देगा। ये सब चीज़ों के कारण क्या होगा कि सीईओ जो भी डिसीजन लेगा दैट इज ए गुड डिसीजन। ये चीज़ समझ गए होंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फंक्शन, फंक्शन के आधार पर, ओके, या कार्य के आधार पर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस में काम होंगे, उसी वर्क के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है, राइट। तो अभी चलते हैं, यहाँ तक रहते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेपरेटली। देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि देखिए पहले से डिस्कस मैं किया हूँ, देखे भी थे। देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम से स्पष्ट है, जो भी ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो एक लाइन से प्रवाहित हो रहा होगा, अर्थात सबसे ऊपर हाई पावर होगा एंड नीचे होगा लो पावर, राइट। और जैसे जैसे पोस्ट, ये पोस्ट है, 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 जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे क्या होगा, ऑर्डर की जो शक्ति है वो घटती चली जाएगी। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके लिए होगा, अगर इसकी क्वालिटी की बात किया जाता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, क्विक डिसीजंस के लिए। थर्ड, ऑर्डर क्लियर होगा, राइट। फोर्थ, कंट्रोल। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसकी क्या है, मेरिट्स हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे परफेक्ट है, क्विक डिसीजंस ले रहा हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। ऑर्डर क्लियर होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे होते, सब जानते हैं वो हमसे ऊपर हैं, तो डिसीजन लेंगे, हमको फॉलोअप करना है। उसी प्रकार से ऑर्डर को क्लियर रखते हैं, कंट्रोल भी सबको होगा, कंट्रोल सब पे रहेगा, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही अधिकारी है, सभी कुछ कर रहा है। लेकिन जानते हैं कि जैसे लास्ट में बताया था, किस चीज़ की मेरिट है, मेरिट डिमेरिट क्या है। डिमेरिट मीन्स कि सभी व्यक्ति एक तरह से समझ लीजिए कि सर्वज्ञ नहीं है, ओके। इसकी डिमेरिट की यदि बात की जाए तो अब जानते हैं कि एक व्यक्ति जो मान लीजिए कि एमडी है, या मैनेजिंग डायरेक्टर है, या मैनेजर है, तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए नेक्स्ट इसकी जो मेन प्रॉब्लम है, उसके लिए नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आती है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि लाइन तो अपने अधिकार में होगी ही, जो ये लाइन है ये तो होगी ही होगी, राइट। सबसे मान लीजिए कि जैसे आईजी ही ले लीजिए, नीचे कांस्टेबल है, ओके, यहाँ एसपी है, डिप्टी एसपी है, यहाँ इंस्पेक्टर है, एसआई है, यहाँ और कोई ले लीजिए मान लीजिए। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे हो रही, लेकिन इसको सहायता एवं सलाह देने के लिए कोई दूसरा होगा, राइट। कि लीगल सलाह कोई और देगा, डिप्टी एसपी को क्या डिसीजन लेना है, ये सब चीज़ों के लिए ऐसे करना होता है। तो स्टाफ की ऐसे नियुक्ति, स्टाफ की सिंपल सी बात क्या समझना है, एक लाइन में, एड एंड एडवाइज, सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह देने के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसकी डिमेरिट एक है। डिमेरिट क्या है, डिमेरिट ये है कि इसकी सलाह को मानने के लिए ये अधिकारी बाध्य नहीं है, समझ गए। इसका मेन रीजन क्या है, इसकी गड़बड़ी है। क्यों, क्योंकि जानते हैं सलाह है, सलाह माने या ना माने ये डिपेंड करता है
इस लाइन ऑफ अथॉरिटी पे, जिसके पास अथॉरिटी होगी, जैसे मान लीजिए कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, ये मान लीजिए कि मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है, ये सब चीज़ें ऐसे हैं। तो मान लीजिए जनरल मैनेजर को सहायता और सलाह देने के लिए स्टाफ की नियुक्ति की गई है, राइट। तो स्टाफ की सहायता और सलाह देने के लिए जो जनरल मैनेजर की नियुक्ति की गई है वह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये इसकी डिमेरिट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन जहाँ पे लीगल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वर्क ज़्यादा है, एक व्यक्ति सभी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है, वहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कहीं लीगल चीज़ें हो रही हैं, कहीं अकाउंटिंग रिलेटेड, कहीं फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे ये जरूरी है कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया जाए और वैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्लियर किया जाए, प्रिपेयर किया जाए। नेक्स्ट में यदि देखिए लास्ट में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल में जानते हैं डिफरेंट टाइप्स की फंक्शन है। फंक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें मान लीजिए कोई प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ये डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर हैं। इसके आगे एम लिख ही सकते हैं, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब चीज़ें तो होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इसके आधार पर यदि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किए हैं तो दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ और देखेंगे, फंक्शनल फोरमैनशिप, एफडब्ल्यू टेलर की, एफडब्ल्यू टेलर की देखे होंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के आधार पर कार्य को डिवाइड किया गया है। ये प्लानिंग लेवल पे है, राइट, और ये वर्किंग लेवल पे है, वर्किंग या शॉप लेवल, ओके, इस लेवल पे है। ये भी क्या है, एक तरह से फंक्शन का डिवाइडेशन है, क्योंकि ये फोरमैनशिप है, इसमें जानते हैं 4 आते हैं, राइट। जैसे क्लर्क है, कार्ड क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, स्पीड क्लर्क है, ये सब, और इंस्पेक्टर है, ओके। यहाँ पर पढ़े होंगे बॉस जितने आते हैं, बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ओके, स्पीड बॉस, फिर यहाँ पे सुपरवाइजर यहाँ पर आ रहा है। ये सब चीज़ें क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप है। अर्थात यदि इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जानते हैं ये कहाँ पर हो रहा होगा, जहाँ फंक्शन ज़्यादा हो रहे होंगे, डिफरेंट टाइप से फंक्शन डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जरूरी है कि वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड किया जाए। एक और कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर के संबंध में जो कि कॉमन है, फिर भी मैं चाह रहा हूँ बता दूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न, कि मॉडर्न में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं। क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल में 3 आते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, सुने भी होंगे और ये हर जगह यूज भी होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक। ये है, देखिए औपचारिक मीन्स कैसे समझिए, जो रूल्स के अनुसार हो उसको औपचारिक कहा जाता है। जिसकी प्रोसीजर पहले से पता हो सबको, प्रोसीजर्स पहले से पता हो, प्री प्रोसीजर ऐसे समझिए, प्री प्रोसीजर्स, प्रोसीजर पहले से पता हो, रूल्स पता हो, किसके पास ऑर्डर राइट है, आदेश देने की शक्ति है, या पावर ऑफ राइट, पावर ऑफ ऑर्डर, ये सब चीज़ें जब क्लियर होती हैं, जहाँ पे कौन लोअर है, ऐसे यहाँ भी और लिख सकते हैं, कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, इन्फीरियर प्रोप्राइटर यूज नहीं है, सबऑर्डिनेट्स ले लीजिए, सबऑर्डिनेट्स अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट्स है। ये जब सब चीज़ें क्लियर होती हैं कि कौन आपका सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट्स होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे,
क्या ऑर्डर होगा, किसके पास अधिकार ज़्यादा होंगे, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, ये चीज़ें जिसके पास सिस्टमेटिक होती हैं। सिस्टमेटिक शब्द जैसे आ गया सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, तो समझिए कि दैट टाइप ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट। इनफॉर्मल मीन्स यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एसोसिएशन देखते हैं, संघ, जैसे शिक्षक संघ, मजदूर संघ, मजदूर संघ, रेलवे यूनियन संघ देखते होंगे, रेलवे यूनियन संघ, ये सब क्या है, दैट इज अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। यहाँ पर क्या होगा, अथॉरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर क्या है, जो अध्यक्ष बना देगा प्रेसिडेंट, जो फाइनेंस प्रेसिडेंट, कुछ भी वो सब अधिकार ले लेगा, भले ही रूल के अनुसार कुछ भी वो अधिकारी पे आते हैं। तो इनफॉर्मल की जरूरत है। और मैं जो थिंकर्स पढ़े होंगे और वो जानते भी होंगे कि इसके फाउंडर कौन है, एल्टन मायो, राइट। इनफॉर्मल का कि व्यक्ति की जरूरत केवल रूल रेगुलेशन के अनुसार नहीं है, व्यक्ति के अनौपचारिक संगठन में औपचारिकता होनी चाहिए कि एक दूसरे से बात कर पाएँ, एक दूसरे चीज़ों को कर पाएँ। इसलिए ये चीज़ें जानना जरूरी है। और ये कम्युनिकेशन भी होता है, पावर के संबंध में होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल हर संबंध में आप देखेंगे तो आता रहता होगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या डिफरेंस है। इनफॉर्मल की मीन्स समझिए कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, जो जिससे चाहे बात कर सकता है, जो जिसको चाहे बात कह सकता है, जो जिसके अधिकार को मान सकता है, किसी भी जिससे मान कोई देखते नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी कांस्टेबल की बात मान ले रहा है या कांस्टेबल कोई बात सुन ले रहा है, इसका मतलब क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इनफॉर्मल बात चल रही है, इनफॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वहीं क्या कांस्टेबल की बात कोई दूसरा मान सकता है, उसके ऊपर एसआई न माने, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, राइट। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ। कि कौन कौन से मॉडर्न स्ट्रक्चर हैं जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो तब तक वीडियो एंजॉय करते रहिए, पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।